गुड इवनिंग एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग आवर वेबिनार। आज आप लोग अपना वेबिनार शुरू कर रहे हैं। हमारा मकसद था कि आप लोगों तक पहुंचे, अगर कुछ कंसर्न्स हैं किसी के भी वो बताएं, हम उनको सॉल्व करें। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने लिया है। काफी लोगों के मन में एक सवाल था और हमने जब पोल किया तो हमें पता चला कि उनको एक कंसर्न था कि ये साइंस ही क्यों ले या कॉमर्स क्यों ना ले, आर्ट्स क्यों ना ले। अगर साइंस भी ले तो ये जेई और नीट का प्रिपरेशन करना टेंथ के बाद इतना जरूरी क्यों है, क्यों इतने बच्चे भाग रहे हैं और क्यों मुझे भी उस रेस में दौड़ने की जरूरत है कि हम टेंथ के बाद जेई और नीट के प्रिपरेशन में जाएं। आज इसी पे बात करेंगे हम लोग। मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 15 मिनट का सेशन लूं और इस पे लाइट डालूं। इसके बाद आप कुछ भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं इसको अगर आगे बढ़ूं तो सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या आता है। अगर मैं बात करूं कि हमारे मन में जो अगला सबसे पहला सवाल आता है, दो सवाल पे हम डील करेंगे। एक कि साइंस को एज ए चॉइस क्यों लें, कॉमर्स और आर्ट्स में क्या दिक्कत है। दूसरा कि साइंस अगर ले भी रहे हैं तो क्यों जेई और नीट का प्रिपरेशन करें, बिकॉज बिना प्रिपरेशन के भी तो लोग इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं। हम इसी पे बात करेंगे आज। एक सिंपल साइंस पर चॉइस पे बात करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें साइंस के बारे में। अगर मैं साइंस एज चॉइस की बात करूं तो साइंस में अगर कोई लेता है तो उसके पास दो ही ऑप्शंस, या तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स लेगा या तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेगा। दो दो ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं तो बेसिकली आप जेई की तैयारी करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेते हैं तो आप नीट की तैयारी करते हैं। आपके पास एक इंग्लिश हमेशा रहता है और एक पांचवा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में ड्राइंग हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, ऐसे आसान आसान कुछ हम लोग ले सकते हैं। अगर थोड़ा इसके आगे बात करूं तो साइंस मैथ्स की बात करता हूं। पहले बहुत लोग हैं जो मैथ्स लेने का सोच रहे हैं। तो जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में हम करियर ऑप्शन को देखते हैं तो सबसे पहला और बड़ा करियर ऑप्शन आता है इंजीनियरिंग। और ये नाम सुन के कई लोगों को पसंद नहीं आता है। इस इंजीनियरिंग क्या होता है, सब लोग तो इंजीनियरिंग बन रहे हैं। और ये कई सवाल हमारे मन में आता है और उन कुछ सवालों को देखते हैं कि साइंस अगर मैथ्स लेते हैं तो पहला करियर ऑप्शन ही आपके पास आता है इंजीनियरिंग। तो लेट्स डील विद इट कि आखिर ये इंजीनियरिंग के बारे में क्या क्या मिथ हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। कई लोग तो यही सोचते इंजीनियर बनना है क्या। तो लेट्स सी इंजीनियरिंग की क्या मिथ्स। इंजीनियरिंग में पहले बात करें, इंजीनियरिंग में क्या क्या होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सीए कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, बहुत सारे इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स है हमारे पास। हमारे देश में लगभग 32 से 33 कोर इंजीनियरिंग के ब्रांचेस चलते हैं। तो हमारे देश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई काफी वाइड है। चार मेजर है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, सिविल। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन हमने चार का नाम रखा। अब कितने लोग आप लोगों में से हैं जो ये मानते हैं कि इंजीनियरिंग की वैल्यू लूज हो गई है। मैं आप लोगों को सवाल पूछना चाहता हूं, जस्ट रेज योर हैंड एंड पुट ऑन चैट। कितने लोग ये मानते हैं कि इंजीनियरिंग की वैल्यू लूज हो चुकी है। जिसको भी लगता है काइंडली टेल, मुझे जानना है कितने लोग अभी भी इंजीनियरिंग सोचते हैं। बिकॉज थॉट लोगों में है कि इंजीनियरिंग की जो वैल्यू पहले हुआ करती थी अब वो वैल्यू नहीं रही। अब वो बीटेक की वो वैल्यू नहीं रही है। हर जगह लोग इंजीनियर। कितने लोगों को लगता है कि इंजीनियरिंग की वैल्यू कम हुई है या खत्म हो गई है। एनीवन कैन पुट ऑन चैट, चैट पे बता सकते हैं मुझे। मैं आप लोगों के रिस्पॉन्स देख रहा हूँ। पुट ऑन चैट यार। मेनी पीपल हैव टोल्ड कि या। तो काफी लोगों का मानना होता है कि जनरली ना इंजीनियरिंग हैज लॉस्ट इट्स वैल्यू। अगला एक और सवाल होता है कि काफी लोगों को लगता है कि इंजीनियरिंग में लोगों को ना जॉब नहीं मिलता। काफी इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड रहते हैं। काफी कॉमन थॉट है कि इंजीनियरिंग बहुत बहुत कॉमन हो गया है, बहुत लोगों को जॉब नहीं मिलता। ये काफी थॉट्स हमारे बीच घूम रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, देश में जब जॉब दिया जाता है तो तीन बड़े सेक्टर्स की बात करना चाहता हूं। एक बड़ा सेक्टर है इंडस्ट्रियल जॉब, जो इंडस्ट्रीज में मिलता है। दूसरा होता है जो नॉन इंडस्ट्रीज में मिलता है, जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। तीसरा जो होता है वो होता है सर्विस सेक्टर, जैसे टीचर, डॉक्टर, वैसे। ठीक है, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। तो हम जब तीनों सेक्टर में डिवाइड करते हैं तो एक बार देखते हैं कि कितना जॉब का प्रोफाइल है। तो पिछले 5 सालों में, ये लास्ट ईयर का डेटा है, कि अगर 100 जॉब दिए गए तो 87% इंडस्ट्रियल जॉब सिर्फ बीटेक्स को दिए गए। बीटेक किसी भी ब्रांच में हो सकता है पर वो इंजीनियरिंग कोर्स को प्रेफर करता है। और इंडस्ट्रियल जॉब है तो बहुत प्रैक्टिकल भी लगता है कि चलो टेक्निकल वर्क है वहां पे, बीटेक लेंगे या तो पॉलिटेक्निक लेंगे या तो आईटीआई लेंगे। तो
अगर आप देखें तो 100 जॉब दिए गए इंडस्ट्रियल में, तो सिर्फ 13% जॉब बाहरी लोगों को मिल पाया, कॉमर्स फील्ड हो गया, बाकी फील्ड हो गया। लेकिन अगर इसके थोड़ा आगे बढ़े हम लोग, तो नॉन इंडस्ट्रियल जॉब में भी लगभग 56% लोगों को लोग जो थे वो बीटेक थे। ये बड़ा खबर है, बिकॉज नॉन इंडस्ट्रियल जॉब, फॉर एग्जाम्पल है कि कोई कोई नॉर्मल कंपनी, जो कोई नॉर्मल कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल क्या मान लीजिए टेक कंपनी है, अब ऐसी कंपनियां भी किसको प्रेफर करती हैं? बीटेक को प्रेफर करती हैं। अगर मैं थर्ड प्रेफरेंस दूं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में कौन आता है? सर्विस सेक्टर में आते हैं टीचर्स, आ सकते हैं आपके सर्विस सेक्टर में, आ सकते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में, आ सकते हैं यूपीएससी आ सकता है, इस तरह बीपीएससी आ सकता है। इन सब सर्विसेज को देखते हैं तो यहाँ पे 45% सर्विस सेक्टर जॉब आज बीटेक को मिले हैं पिछले 5 सालों में। और इसका ट्रेंड आप देख सकते हो कि यूपीएससी के टॉप 10 रैंक को देखते हो तो आपको कम से कम 4-5 इंजीनियर और 1-2 डॉक्टर मिल ही जाएंगे आप। अब ये बहुत कॉमन ट्रेंड हो गया है, यानी बीटेक को अगर आप कहते हैं हैज लॉस्ट इट्स वैल्यू, तो आप ये कह सकते हो कि बीटेक अपने कोर ब्रांच में भले जॉब ना कर रहा हो, पर बीटेक की हर जगह प्रेफरेंस है और जॉब उनको मिल रहा है। तो इसका मतलब जो एक मिथ है कि इंजीनियरिंग हैज लॉस्ट इट्स वैल्यू, ये गलत बात है। ये इतना भी सच नहीं है हमारे पास कि इंजीनियरिंग की वैल्यू जो है वो खत्म हो गई है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज की तरफ बात कर रहे हैं कि क्या इंजीनियरिंग की वैल्यू खत्म हो गई। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मुझे लगता है कि जॉब्स इतने सारे बीटेक्स को मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि इट हैज इट्स वैल्यू। थोड़ा अगर आगे बात करें हम लोग, अगर डेटा को छोड़े और थोड़ा अगर आगे मूव करें, तो देखते हैं हम लोग कि साइंस में अगर इंजीनियरिंग ही क्या ऑप्शन है, क्या नहीं। अगर दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन अगर आप मैथ्स लेने के बाद देखते हो, वो है डिफेंस। कई लोग होते हैं जो डिफेंस की तरफ भी अपना रुझान होता है, खासकर इन बिहार, और बहुत ही रेपुटेड प्रोफाइल में वो जा सकते हैं। जैसे पहला एनडीए, अगर आप जेई मेंस की तैयारी करते हो या आप मैथ्स लेके प्रिपरेशन करते हो, तो एनडीए की तैयारी के लिए कुछ अलग नहीं करना, रिटर्न के लिए तो एक एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है डिफेंस सर्विसेज में जाने का। दूसरा होता है एयरफोर्स नॉन टेक्निकल, यानी एयरफोर्स नॉन टेक्निकल, ये बहुत अच्छा प्रोफाइल तो नहीं होता है, बट स्टिल यू कैन गो आफ्टर टेकिंग मैथ्स एयरफोर्स नॉन टेक्निकल। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं तीसरे करियर ऑप्शन की, वो है टीईएस, टेक्निकल एंट्रेंस सर्विस। यहां पे सिर्फ 2 काम अच्छा करके, 12th में बहुत अच्छा परसेंटेज लाके और जेई मेंस में एक लोअर रैंक लाके भी क्वालिफाई करके, अगर आप ये लाते हो तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू में आपको कॉल जाता है टेक्निकल एंट्रेंस सर्विस में, वो भी ऑफिसर रैंक के लिए। साल भर में आप 6 इंटरव्यू फेस कर सकते हो टीएस के थ्रू, 2 आर्मी, 2 नेवी और 2 एयरफोर्स। इट्स बिग थिंग, जहां पे आपको बिना टेस्ट दिए सीधे 5 दिन के इंटरव्यू में जाना होता है, जो कि काफी टफ होता है, कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा होता है। तो आपके पास मैथ्स करियर ऑप्शन के बाद डिफेंस के फील्ड में भी बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सिर्फ याद रखना कि टेक्निकल एंट्रेंस सर्विस में रिक्वायरमेंट होती है कि आपका परसेंटेज काफी हाई होना चाहिए, आपका 10th-12th का परसेंटेज काफी हाई होना चाहिए, इट मस्ट बी एटलीस्ट 90%, तब जाके आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन क्या है, एनडीए तैयारी कर, एनडीए की तैयारी कर। इन दोनों ऑप्शंस के बाद हमारे पास तीसरा बड़ा ऑप्शन आता है रेगुलर बीएससी। मैं रेगुलर बीएससी को बहुत बड़ा करियर ऑप्शन नहीं मानता, बिकॉज एंड में यहाँ के बाद आपके पास रिसर्च फील्ड में जाने का एक ऑप्शन बचता है। बीएससी और बीटेक में अगर कोई भी प्रेफरेंस मांगे जॉब देने वाले को, हमेशा वो बीटेक को प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू बीएससी, हम सब करते हैं। तो यहां पे आपको सोचना होता है कि बीएससी से ज्यादा वैल्यू बीटेक की, बट स्टिल मैथ्स को लेकर के आपके पास इतने मल्टीपल ऑप्शन है। यानी अगर आप साइंस लेना चाहते हो कंसीडरिंग मैथ, तो आपके पास करियर ऑप्शंस की कमी नहीं है, सिर्फ सही टाइम पे सही करियर को चूज करना है और उसके लिए आपको मेहनत करना हो। अगर थोड़ा इसके बाद बढ़ते हैं, ठीक है, तो पूरी साइंस मैथ्स की करियर ऑप्शन आपके सामने, ये सारे के सारे आपके पास ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप इसमें से किसी भी फील्ड में जाके एक्सेल कर सकते हो। सो साइंस बहुत लिमिटेड नहीं। लेकिन अब बात करते हैं बायोलॉजी वाले, उनका कंसर्न तो यही है, बायोलॉजी लिया है तो डॉक्टर बनना है, उसके अलावा तो कुछ दिखता नहीं उन लोगों को। थोड़ा बात करते हैं बायोलॉजी के करियर ऑप्शंस की तरफ, लेट्स सी। तो हम बायोलॉजी के करियर ऑप्शन की तरफ जब बात करते हैं, तो हमारे पास कुछ बड़े करियर ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला करियर ऑप्शन है, 3 पार्ट में डिवाइड किया हूं। पहला करियर ऑप्शन है एमबीबीएस, बीडीएस और वेटनरी। सिंपल शब्दों में कहूं, डॉक्टर, या तो वेटनरी का बनेगा, या तो डेंटल का बनेगा, या तो नॉर्मल फिजिशियन बनेगा, लेकिन वो डॉक्टर होगा।
पहला जो सेक्शन आता है वो आता है एमबीबीएस, पीडीएस और बीपीएस। अगर थोड़ा इसमें बात करते हैं तो क्या क्या बन सकता है, डॉक्टर, डेंटल और वेटनरी, तीन बड़े ऑप्शन हैं। अब बायोलॉजी वाले को दिखने लगता है अच्छा ये तो तीन ही बड़े ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है मेरे पास, इसमें कैसे होगा, सब डॉक्टर बन नहीं सकते हमारे पास। तो याद रखना बायोलॉजी से ज्यादा करियर ऑप्शन कहीं नहीं है, मैथ से काफी ज्यादा टाइम्स आपको करियर ऑप्शन बायोलॉजी में मिलता है, बहुत बड़े टाइम्स। क्यों? इंडिया आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दूसरे नंबर पे है और जल्दी पहले नंबर पे चला जाएगा, इतना बड़ा करियर ऑप्शन आपके सामने है, याद रखिएगा। अगर मैं थोड़ा इसके आगे बात करूं, अगर मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करूं, तो अगले बार मैं ये बताना चाहता हूं कि लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है बायोलॉजी मींस एमबीबीएस, बायोलॉजी का मतलब डॉक्टर, ऐसा नहीं है। हमको इस थॉट को बदलना पड़ेगा और बायोलॉजी को पूरे एज ए करियर ऑप्शन हमको देखना पड़ेगा। अगर मैं बायोलॉजी को एज ए करियर ऑप्शन देखूं तो हमारे पास क्या मिलता है, सिर्फ 2%। पूरे मेडिकल इंडस्ट्री का सिर्फ 2% लोग ही डॉक्टर बनते हैं, यानी 98% जॉब देने वाला डिपार्टमेंट बायोमेडिकल सेक्टर में अलग है, और हमको उसके तरफ भी नजर दौड़ानी चाहिए। यानी बायोलॉजी लेने का मतलब डॉक्टर बनना और उसके बाद एंड गेम नहीं है, उसके बाद भी आपके पास करियर ऑप्शन ठीक ठाक है। और जल्दी से एक बार उन करियर ऑप्शन की तरफ भी बात करते हैं। क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। आज बायोलॉजी में, आज आपको जितने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दिख रहे हैं सब बायोटेक ढूंढते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में खाली 10th लेवल का मैथ्स चाहिए होता है। अगला डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज, बी फार्मेसी, बहुत से मल्टीपल ऑप्शन। आज एक केमिस्ट के लाइसेंस के लिए फार्मेसी डिग्री आपको, बी फार्मा आपको चाहिए होता है। ये है आज की रिक्वायरमेंट, यानी बायोलॉजी लेने के बाद आपके बहुत से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और अब कॉर्पोरेट जॉब भी अवेलेबल है बायोलॉजी लेकर। पहले कॉर्पोरेट जॉब नहीं हुआ करता था, छोटे मोटे जॉब्स हुआ करते थे, बट अब ये सेक्टर बहुत ऑर्गेनाइज हो गया है और लगभग इंजीनियरिंग की तरह यहाँ पे करियर ऑप्शन। थैंक्स फॉर गेटिंग म्यूट, थोड़ा हम लोग म्यूट रखते हैं अपने आप को, मैं आपको मौका दूंगा बात करने का, ठीक है। अगर मैं इन दोनों फील्ड के अलावा बात करूं, देन अगेन यहाँ पे रेगुलर बीएससी का ऑप्शन खुलता है आपके पास। रेगुलर बीएससी में आप क्या कर सकते हैं, आप बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स कर सकते हो, और यहाँ पे आप एक प्रोफेसर बन सकते हो, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, हल्का रिसर्च लाइन में जा सकते हो, ये आपके पास कई ऑप्शन अवेलेबल होता है। मैं स्टिल मानता हूं पहले दो कैटेगरी इतना सफिशियंट है कि आपको जॉब अच्छा मिल जाएगा। तो ये हमारा जो पूरा का पूरा डिस्कशन था वो सिर्फ इस बात को लेके था कि साइंस को एज ए चॉइस ले ही क्यों, साइंस को एज ए चॉइस क्यों ले, ये इस पूरी बात मैंने इस पे की, साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये कॉमर्स और आर्ट से ज्यादा बड़ा जॉब देने का स्कोप अवेलेबल है हमारे पास, यहाँ पे हम इसकी बात करें। अब थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं, और आगे आगे बढ़ते हैं, पूरा बायोलॉजी का हमारा करियर ऑप्शन खुलता है एक साथ, मैंने आपको दिखाया। अगर एक सीधा सीधा क्वेश्चन है, कई बच्चों का मानना होता है सर जेई नीट की तैयारी क्यों करें, मैथ्स बायोलॉजी है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, बड़े आराम से इनको ज्वाइन कर सकते हैं, क्यों इतना एफर्ट मारे, क्यों इतना एफर्ट मारे, क्यों इतनी तैयारी करें हम लोग कि हम लोग इसके लिए इतना जानते हैं। अब मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जेई नीट का एग्जाम क्यों इम्पोर्टेंट है। एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, जो कई लोगों के मन में आता है, ये तो बहुत टफ होता है। जेई नीट के एग्जाम को लेके कुछ लोगों ने बनाया है ये टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया यूपीएससी के बाद, कई लोगों का ये मानना है, और मैं मानता हूँ इस यहाँ पे बैठे हुए काफी लोग ये मानते हैं, दिस इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया आफ्टर यूपीएससी। मैं थोड़ा इसके बारे में बात करना चाहूंगा, थोड़ा डेटा से बात करना चाहूंगा, थोड़ा कंपटीशन के लेवल पे बात करना चाहूंगा। लेट्स सी कि क्या हम इसको मानते हैं 2 मिनट के बाद भी या नहीं, ठीक है। अब देखते हैं, एक कंपैरिजन दिखाने की कोशिश करता हूँ। जेई नीट और एक जनरल कंपटीशन की बात कर, मैं जनरल कंपटीशन में क्या ले रहा हूं, पिछले 2-3 साल में एक समअप ले रहा हूं कितने जॉब्स अंदाज से हैं, कितने लोग एप्लीकेंट थे। और मैं एक बढ़िया एग्जांपल रेलवे का लेता हूं जहां पे जॉब एक्चुअली सबसे बड़ा नंबर में आया था, और इससे कंपैरिजन करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो क्या था हमारा डेटा, तो हमारे पास जो डेटा कहता है कि लगभग 7,32,000 पार्टिसिपेंट थे, ये लास्ट ईयर का नंबर दे रहा हूं, इस साल ये 10 लाख के आसपास। तो 7,32,000 आपका नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे, और इफेक्टिव एप्लीकेंट थे रिजेक्शन के बाद। लेकिन एक रेलवे के एग्जाम में अगर देखें तो 1,15,67,332, अगर मैं नंबर से बोलूं 1 CR
15,67,332 जनरल कंपटीशन में फॉर्म भरे गए। सोचो कितना फॉर्म का डिफरेंस, कितना कंपटीशन। इसमें सीट्स कितने थे? तो जेई और नीट दोनों की कहानी क्या है कि लगभग 50,000 सीट्स हैं एनआईटीज आईआईटीज में भी, और 50,000 सीट्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी। अंदाज अप्रॉक्स बता रहा हूं, नॉट एग्जैक्टली। और लगभग 64,000 जनरल कंपटीशन में आपके पास सीट्स थे। यानी याद रखना 7 लाख 7.5 लाख लोग 50,000 सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, और 1,15,00,000 लोग 64,000 के लिए फाइट कर रहे हैं। सिलेक्शन का रेशियो कितना था? 1/20। यानी आपका 20 में से एक सिलेक्शन ऑन एवरेज 20 में से एक। ये हमारा सही फिगर है, 10,32,000 के आसपास हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है। और याद रखिएगा कि 165 में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा जनरल कॉम्पिटिशन। आप सोच लो कि अगर इस 2 साल आपने अपनी तैयारी का वेस्ट कर दिया, तो आपको फिर उस जनरल कंपटीशन में जाना पड़ेगा और जाकर के 165 में से एक सिलेक्शन वाले एग्जाम में बैठना पड़ेगा। और आज 2 साल के बाद आप 20 में से एक एग्जाम के सिलेक्शन में बैठना चाहते हो। आप खुद सोचो कौन टफ है, कौन आसान है। अगर ये 11th-12th का दौर और प्रिपरेशन का दौर मिस हो गया और आपने तैयारी ठीक से नहीं की, या आपने उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं किया, तो देयर माइट बी द केस जहां पे आपकी ट्रेन छूट जाए और आप लोग फिर से उस जनरल कंपटीशन की बोगी में चल जाओ, जिसमें कोई श्योरिटी नहीं है कितना सीट्स आएगा, कितना जॉब मिलेगा। तो आपके ऊपर छोड़ता हूं डिसीजन कितना आपको कौन सा कंपटीशन फेस करना है। मेरे हिसाब से आपको इस 11th और 12th के जेईई नीट के प्रिपरेशन में जी तोड़ लगाना चाहिए। यहीं पे आपको अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहिए, ना कि 2 साल के बाद फिर से आपको किसी जनरल कॉम्पिटिशन में भागना चाहिए। इसी 2 साल में अपनी लाइफ को सिक्योर करते हैं। इसी के साथ मैं आप क्वेश्चन सेक्शन ओपन करूंगा। अगर कोई भी